Myself, Dr. Mamta Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम पूर्व के वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को समझा, उसके बारे में अपना व्याख्यान हुआ, लेकिन उसी के अंतर्गत हमें डायराकी सिस्टम को भी समझना है, जिसे हम द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। द्वैध शासन प्रणाली की हम बात करें तो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से ही भारतीय जनता द्वारा एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की जा रही थी, और कुछ समय बाद से ही जनता की इस मांग ने इतना जोर पकड़ लिया कि ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक समय तक इस मांग की अवहेलना करना संभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917 की घोषणा में भारतीयों को उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात की गई, और इसके अंतर्गत जॉइंट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रांतीय वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। अतः 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण की जो एक इच्छा थी, उसके बीच में समन्वय किया गया। सबसे पहले हम द्वैध शासन प्रणाली क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका मीनिंग है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायराकी के दो ग्रीक शब्दों डाई और आर्की से बना है, जिसका अभिप्राय है दोहरे और शासन से था। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ है दोहरा शासन, और 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और इसके लिए प्रांतीय विषय को रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में समझा था कि किन किन विषयों को हम रक्षित विषय में रखेंगे और किसको हम हस्तांतरित क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से हमने देखा कि 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसी के अंतर्गत 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। इस प्रकार 16 वर्षों तक यह प्रयोग किया गया, लेकिन द्वैध शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग के वांछित परिणाम नहीं निकले। इस कारण द्वैध शासन व्यवस्था जो है, यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैध शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस तथा उसके ही एक अंग स्वराज्य दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज्य दल की इस नीति से निरंतर गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिससे कि यह प्रयोग असफल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था की जो असफलता है, उसके कई कारण हमें देखने को मिले। उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, योजना में एक जो अंतर्निहित दोष थे वो क्या थे, और दूसरा उस समय की परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण द्वैध शासन व्यवस्था सफल ना हो पाई। तो सबसे पहले हम इसकी आलोचना का बिंदु लेते हैं कि ये सिद्धांत है, इसको दोषपूर्ण कहा गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब द्वैध शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी, तो एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। अतः शासन में एक जो ऑर्गेनिक यूनिटी जो होती है
जिसे हम आंगिक एकता कहते हैं, इनके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर ही कार्य करते थे, लेकिन द्वैध शासन की योजना ने राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के इसको विरुद्ध पाया। उदाहरण के लिए हम बात करें कि पंजाब में सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्यों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता था, जब तक कि धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक व्यवस्थापन नहीं की जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रणाली जो है वो सिद्धांत दोषपूर्ण थी। सेकेंडली हम बात करते हैं विषयों का अव्यावहारिक विभाजन। जहाँ हम अव्यावहारिकता की बात करते हैं वहाँ अतार्किकता की बात भी हमें करनी चाहिए। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि 1919 के अधिनियम द्वारा दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो विभाजन किया गया वह इतना बढ़ेगा कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त ये जो विभाजन है ये इस प्रकार से किया गया कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वह रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर ही निर्भर बनी रहे। तो इस तरह से इसकी जो असफलता का कारण है उसका ये भी एक आधार है। थर्डली हम बात करते हैं गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। हस्तांतरित क्षेत्र में हम बात करते हैं तो उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। और यदि वह यह समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं तो व्यवहार में गवर्नर द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व के जो सिद्धांत की बात थी वो इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिली और मंत्रियों का सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये बात थी कि उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतः संबंधित मंत्री के अधीन हो, परंतु द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात जो हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन की सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती थी, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्त नहीं करता था। अतः मंत्री एक दल के न होते थे और उनका इस प्रकार से उनमें एक सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना थी उसका भी अभाव देखने को मिला। इसी तरह इसकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो भी इसकी असफलता का कारण बनी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता का मूल कारण इसमें अंतर्निहित दोष ही थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण यह असफल हो गया। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करें ये कि द्वैध शासन का जन्म बुरे नक्षत्रों में। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम द्वैध शासन का जो जन्म हुआ उसके अंतर्गत देश का राजनीतिक वातावरण इनके परीक्षण के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी, जैसे जलियांवाला बाग दुर्घटना, खिलाफत आंदोलन। इसके साथ साथ कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के मस्तिष्क में ब्रिटेन के प्रति संदेह, अविश्वास और कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समय ब्रिटेन और उनके सुधारों के प्रति व्यापक उदासीनता का भाव था। सेकेंडली इसकी जो बाहरी परिस्थितियाँ उसमें हमने देखा आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट। उस समय की आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट ने भी सुधारों की असफलता में कम योग नहीं दिया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1920 में समय पर वर्षा न होने के कारण फसलें ठीक से ना हुई, भारतीय बाजारों में मंदी आ गई और इन सब बातों से पहले से ही दुखी भारतीयों का ये दुर्भाग्य था कि इस समय मेस्टन पंचाट आया। मेस्टन पंचाट की अगर हम बात करते हैं इसके अनुसार
इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे स्थिति और अधिक खराब हो गई और द्वैध शासन की सफलता प्रचुर वित्त पर निर्भर थी और धन के अभाव में प्रांतीय सरकारें द्वैध शासन को ठीक प्रकार से नहीं संचालित कर सकी। थर्डली हम बात करते हैं कांग्रेस और लीग का असहयोग। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस और लीग में भी एक तरह की जो यूनिटी दिखनी चाहिए थी वो ना दिखी और इस संबंध में कोपलैंड ने कहा है कि यदि कांग्रेस के द्वारा द्वैध शासन के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया जाता तो परिणाम दूसरा ही हो सकता था। फोर्थली हम बात करते हैं नौकरशाही का दृष्टिकोण। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी द्वैध शासन की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। उन्होंने सुधारों के प्रति उस भावना से कार्य नहीं किया जिस भावना से उनको कार्य करना चाहिए था और वे अपनी शक्ति को कम करने और लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन वफादारीपूर्ण कार्य करना नहीं चाहते थे। फिफ्थली हम बात करते हैं ब्रिटिश सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जब तक मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार से भारत मंत्री के पद पर रहे, सुधारों की तरफ ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण सामान्यतः ठीक था, लेकिन इंग्लैंड में अनुदान दल की सरकार बन जाने पर जब इस पद पर अनुदान दल के एक सदस्य आ गए तो इन सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं इन्होंने द्वैध शासन की सफलता में बहुत अधिक रूप से अपना बाधा के रूप में कार्य किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे या हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी, असफल थी, लेकिन इसे सर्वथा लाभ ही नहीं कहा जा सकता। ये भारत के विकास के लिए या भारत के भविष्य के लिए एक संवैधानिक विकास के लिए ये बहुत सहायक के रूप में अपनी भूमिका अदा की, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने देखा कि इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को बड़े पैमाने पर मताधिकार प्रदान किया गया, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। सेकेंडली हमने देखा कि इस द्वैध शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को प्रोत्साहन मिला और अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे और वे भारत से चले गए। ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों को ही नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि इस नवीन शासकीय व्यवस्था का एक और लाभ ये हुआ कि अनेक भारतीय राजनीतिज्ञों ने परिषदों में प्रवेश किया और इससे उन्हें सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासकीय अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर मिला। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सबके अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट और द्वैध शासन प्रणाली ने भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 1919 का अधिनियम और द्वैध शासन प्रणाली को समझा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्तता। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।